नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ रहे हैं निबंध लेखन। ये हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक करना चाहते हैं तो त्रिदिशाएं क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी आपको उसकी जो पहली वीडियो है उसका लिंक अवेलेबल रहेगा, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं या फिर आप चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। तो आज हमारी निबंध लेखन की दूसरी क्लास है। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को त्रिदिशाएं क्लासेस की तरफ से हैप्पी होली। उम्मीद करते हैं कि आप सभी की होली बहुत ही खुशहाल हो, रंगों से भरी हुई हो, खुशियों से भरी हुई हो। आप एंजॉय कीजिए इस त्यौहार को। साथ ही आज है होलिका दहन, तो हम प्रे करते हैं कि ये होलिका दहन सभी नेगेटिविटी को ख़त्म करे और चारों तरफ हमारे पॉजिटिविटी आए, जिसमें आपके जितने भी जो होलिका दहन है उसमें उस होलिका की अग्नि में ईर्ष्या, घमंड, क्रोध, लालच या जितनी भी शैतानी प्रवृत्तियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी हैं, जो द्वेष भरा हुआ है, जो जलन है, कुछ भी है, या फिर आपकी टेंशन्स हैं, आपकी वरीज हैं, वो सारी की सारी उसमें आग में जल करके भस्म हो जाएं और एक अच्छी एक सुनहरी सुबह का आगाज हो आपके जीवन में। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। हम पढ़ रहे हैं CSIR CASE एग्ज़ाम 2024 SO और ASO पोस्ट के लिए। अपना जो सिलेबस है वो हमारा था एसे राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग। ये हमारा सिलेबस था। कुछ टॉपिक हम इसमें से कर चुके हैं, कुछ क्या 2 टॉपिक तो लगभग ख़त्म ही हो गए हैं। लाइक हमारा जो प्रेसिज राइटिंग है जिसका एक क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का, ये टॉपिक हमारा हो गया है पूरा। इसके अलावा लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग ऑफ हो चुका है, मतलब इसकी कुछ 4-5 वीडियो हैं चैनल पर अवेलेबल हैं। इसको अभी सॉरी अभी और इसके बारे में कुछ करवाना है तो वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। धीरे धीरे क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे राइटिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि 50-50 नंबर के 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एक क्लास ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो चैनल पर जा कर के पुरानी क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं, जैसा कि हमारा नियम है। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे माँ सरस्वती, हम आपको प्रणाम करते हैं और अपना अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हम पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आशीर्वाद दें ताकि हमारा अध्ययन सफल हो सके। जिन लोगों ने अभी तक त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कोई फीडबैक, कोई सजेशन आप देना चाहें तो भी कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप वहां कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा त्रिदिशाएं क्लासेस का टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी है एक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों की जो भी क्वेरी होंगी, जो भी डाउट होंगी, वो मैं वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था निबंध के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, ये सब चीज़ें हमने अपनी कल की क्लास में पूरी कर ली थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निबंध लिखने की प्रक्रिया क्या है और उससे जुड़ी हुई चुनौतियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो निबंध तो हम बचपन से लिखते आए हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। हम जब 2nd-3rd क्लास में होते हैं, गाय पर निबंध, मेरे विद्यालय पर निबंध, मेरा प्रिय मित्र, इस तरह के निबंध लिखते हैं। 10th स्टैंडर्ड तक आते आते रेलवे स्टेशन का दृश्य, किसी पहाड़ी स्थान की जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, हिल स्टेशन का उसकी पिकनिक का वर्णन हम करते हैं ना, तो इस तरह के निबंध भी हमने लिखे होंगे। लेकिन अब हमारे जो निबंध आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में या कॉलेज के एग्ज़ाम के टाइम पे, वो आते हैं विचार प्रधान निबंध। अब विचार प्रधान निबंध लिखने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, या फिर जो अमूर्त निबंध है, जो टॉपिक आते हैं एग्ज़ाम में, उसके बारे में लिखने की जो चुनौतियां हैं या उसकी प्रक्रिया है वो हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या है मुख्य चुनौतियां। तो निबंध लिखित
की जो प्रक्रिया को मोटे तौर पर निम्नलिखित की प्रक्रिया यानी कि जो निबंध लेखन की प्रक्रिया, ठीक है, यहाँ पे निबंध लेखन की जो प्रक्रिया है उसको हम 7 भागों में बांट सकते हैं। इसको मैं ठीक कर देती हूँ। यहाँ पे निबंध लेखन की जो प्रक्रिया है उसको हम 7 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 7 चरण हो सकते हैं ये? सबसे पहला है विषय का सही अर्थ समझना, है ना। तो विषय का सबसे ज़रूरी बात क्या होती है? विषय का सही अर्थ समझना। अब हम कोशिश करेंगे कि निबंध को कैसे लिखा जाना चाहिए और इसके चरणों कौन कौन से होते हैं, हर एक को पॉइंट वाइज करते हुए बहुत ही डिटेल, बहुत ही बारीकी के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। कॉपी पेन अगर आपके पास है तो पॉइंट नोट भी कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप बना सकते हैं, ताकि जब भी आप निबंध लिखने के लिए बैठें तो आपको वो पॉइंट जो है वो क्लियरली याद रहे कि आप इन कंटेंट के हिसाब से अपना ऐसे लिख सकते हैं। निबंध लेखन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहली चुनौती यही होती है कि परीक्षार्थी निबंध के विषय को ठीक उसी रूप में समझे जिस रूप में प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति ने उसे सोचा था। सामान्यतः ये चुनौती कुछ ज़्यादा जटिल नहीं होती है। जो परीक्षार्थी प्रश्न जो की भाषा है उसको बारीकी से देखने या समझने के आदी होते हैं या जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई होती है, वे अपनी इस क्षमता के बदौलत निबंध के विषय को भी ठीक अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी गलतियों पर गौर करते हैं या गौर नहीं करते हैं जो विषय को समझने की प्रक्रिया में कभी कभी हो सकती है। हम कभी कभी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने, जैसे एक मजाक की बात बता रही हूँ, जैसे अभी जो 12th फेल वाले मनोज कुमार जी हैं, ठीक है, उन्होंने नोवेल आया था ना, उनका मूवी भी आई है, तो वो उन्होंने खुद भी बताया था कि वो पूछा गया था उनसे टूरिज्म पे और वो टेररिज्म इन इंडिया लिख करके आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम ध्यान नहीं देते हैं, शब्दों का सही अर्थ नहीं समझते हैं, तो हम अर्थ का अनर्थ करके कुछ भी लिख के आ जाते हैं जल्दबाजी में। तो इसीलिए हम उन शब्दों पर पर्याप्त ध्यान देने की कोशिश करेंगे जो विषय की इंटेंसिटी यानी तीव्रता या फिर उसका विस्तार उसको निर्धारित करते हैं। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। वो कौन कौन से विषय हो सकते हैं या कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं जो आप लोगों को ध्यान देना है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब दूसरा है विषय से जुड़े हुए बिंदुओं को खोजना, ठीक है। आपको जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के ऊपर कौन कौन से पॉइंट आप इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको लिखने से पहले उससे जुड़े हुए बिंदुओं को खोजना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है भारत के समक्ष उपस्थित आर्थिक या नैतिक संकट, तो आर्थिक संकट कौन कौन से हो सकते हैं या नैतिक संकट कौन कौन से हो सकते हैं, इस विषय से जुड़े हुए बिंदुओं को आपको खोजना पड़ेगा। तीसरी बात है निबंध की रूपरेखा बनाना, ठीक है। जब आप निबंध लिखने जा रहे होंगे तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, एक रफ शीट पे या फिर साइड में कहीं एक पूरा परफॉर्मा टाइप का आपको बना लेना है, ताकि उस परफॉर्मे के अकॉर्डिंग पहले आपको पूरा अपने दिमाग में सेट कर लेना चीज़ें कि हम लिखने क्या जा रहे हैं। वो मुश्किल से 10 मिनट का, 10 तो मैं ज़्यादा बता रही हूँ, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ही टाइम होता है जिसमें आप वो परफॉर्मा सेट कर सकते हैं। अपने दिमाग में एक ढांचा बना सकते हैं, उसके मेन जो ढांचे के जो पॉइंट रहेंगे, ठीक है, या पैराग्राफ आप बनाने वाले हैं, तो उसको कहीं एक साइड में या रफ शीट पे एक आप पैराग्राफ की बजाय जैसे पॉइंट में लिख देते हैं ना आप, ठीक है, तो वैसे पॉइंटों में आप उन महत्वपूर्ण पॉइंट को वहाँ पर लिख लीजिए, ताकि जब आप पूरा पैराग्राफ लिखें तो आपको ये याद रहे कि निबंध की रूपरेखा बनाते समय आपका जो प्रवाह होगा वो इन बिंदुओं के इर्द गिर्द रहेगा। तो रूपरेखा बनाना है। चौथी बात है निबंध की भूमिका लिखना। भूमिका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होती है। भूमिका ही बताती है कि आपका निबंध जो है वो किस दिशा में जा रहा है। इसके बाद मुख्य विषय वस्तु लिखना होता है। निबंध जब आप शुरू करेंगे तो मुख्य विषय वस्तु लिखेंगे। उसके बाद छठा जो मुख्य पॉइंट है वो है निष्कर्ष लिखना, ठीक है। ये जो 6 पॉइंट हैं वो महत्वपूर्ण हैं, अनिवार्य हैं। इसके बाद एक 7वां पॉइंट आता है निबंध का पुनरीक्षण करना। अगर आपके पास टाइम है तो ये वांछनीय है, या इसको वैकल्पिक इसको कह सकते हो कि एक बार देख लीजिए, लेकिन मेरी तरफ से ये अनिवार्यता में ही शामिल होता है।
वैसे तो आपने लिख दिया है, आप कोई गुंजाइश बचती नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कहीं कहीं कुछ मात्राओं की आप गलती कर देते हैं या कुछ शब्द लिखने के प्रवाह में तो आपको लगता है कि हाँ हमने ये लाइन लिख दी है, लेकिन या एक शब्द लिख दिया उसमें कहीं कहीं बीच में हमारे शब्द छूट जाते हैं, तो इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। तो एक बार उसका पुनरीक्षण भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो निबंध की प्रक्रिया को हमने मोटे तौर पर 7 चरणों में विभाजित किया है। इसी 7 चरणों के हिसाब से हम अपना निबंध लिखने की प्रक्रिया को समझेंगे या कैसे हम निबंध लिख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला चरण है विषय का सही अर्थ समझना। तो निबंध लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहली चुनौती तो यही है कि आप इसको समझें ठीक तरीके से कि आपको जो दिया गया है टॉपिक वो क्या है और क्या आप उसमें लिखने जा रहे हैं, प्लस आपको उस टॉपिक की समझ है भी या नहीं है, या फिर एक कोई ऐसा टॉपिक आपके सामने पड़ गया है जो एकदम अछूता है। दिए गए विकल्पों में से कोशिश आप लोगों को करनी है कि सबसे पहले आप उस विषय का चुनाव करो जिसके बारे में आपने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो पहले तो टॉपिक की समझ आप लोगों को करनी है कि टॉपिक किस विषय पर दिया गया है, ये सबसे पहली बात है। अब पहले पॉइंट पे क्या करना है, टॉपिक आपने समझ लिया कि ये टॉपिक है, इस चीज़ पर दिया गया है, जैसे लोकतंत्र पर दिया गया है, भारत के लोकतंत्र पर। ठीक है, अब वो भारत के लोकतंत्र पर क्या दिया गया, भारत का लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, क्या सुधार हो सकते हैं, या भारतीय लोकतंत्र की क्या विशेषता है, या भारत का लोकतंत्र जो किसी अन्य देश के जो महत्वपूर्ण देश हैं, ठीक है, जो एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र पर ही आधारित देश हैं, मैं उन देशों की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर राजतंत्र है या फिर तानाशाही जैसी स्थिति है, मैं बात कर रही हूँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की। तो उन कंट्रीज़ का जो संविधान है या वहाँ पर जो लोकतंत्र है वो किन चीज़ों की मान्यता देता है, तो भारत का लोकतंत्र या फिर किसी अन्य देश के लोकतंत्र से उसकी तुलना पूछी गई है। ठीक है, या फिर भारत का लोकतंत्र किस तरह से बना है, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है, यानी हम एक राजतंत्र से कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं लोकतंत्र तक, या फिर हम एक औपनिवेशिक शासन से कैसे निकलकर लोकतंत्र तक पहुँचते हैं। तो इन सभी तमाम बातों पर आपको ध्यान देना है कि टॉपिक आपका किस सब्जेक्ट पर पूछा गया है, तो शब्दों पर पर्याप्त ध्यान देना है। ठीक है, तो कहीं ये आप गलत ना कर दें कि आप शब्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हों। ठीक है, शब्दों पर पर्याप्त ध्यान ना देना ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें जैसे केवल, एकमात्र, ही, भी, यही, वही, सकता या शक्ति, साथ साथ, सर्वाधिक, न्यूनतम, अनिवार्यता, संभवतः, चाहिए, संभव या संभव इत्यादि। इन शब्दों पर लोग अक्सर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, शब्दों को बहुत ही बारीकी के साथ आप लोगों को समझना है। ठीक है, क्योंकि यदि आप शब्दों का सटीक अर्थ नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि हमारा निबंध विषय की मांग को पूरा ना कर पाए। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक सिविल सर्विसेज में ही पूछा गया था 2014 में कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ तो आप लोग शायद कनेक्ट कर पाएँ। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है केवल। अगर इस विषय को आप ठीक से समझेंगे तो इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते, क्योंकि इसने कहा केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते। शब्द महत्वपूर्ण बन गया है केवल, यानी केवल राजनीतिक अधिकारों की बदौलत महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। कुछ और भी चीज़ें हैं या कुछ और भी ऐसे पक्ष हो सकते हैं जिन्हें महिलाओं की स्थिति को सुधारने की प्रक्रिया में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे निबंध से भी यही भाव व्यक्त हों कि केवल राजनीतिक अधिकार ही महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिला सकते, कुछ अन्य भाव भी इसमें जुड़े हुए होने चाहिए। इसके अलावा एक टॉपिक पूछा गया था, सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ सकल घरेलू खुशहाली देश की संपन्नता के मूल्यांकन के सही सूचकांक होंगे। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है शब्द वो है साथ साथ। तो जब आप निबंध में लिखेंगे तो इस निबंध में आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो जीडीपी है यानी सकल घरेलू उत्पाद, वो एक ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है या फिर ग्रोस यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं सकल घरेलू खुशहाली की। ठीक है,
तो ये हो गया। तो इन दोनों को एक विरोध के रूप में आप लोगों को नहीं देखना है। आप लोगों को क्या देखना है, आप लोगों को ये दोनों एक परस्पर पूरक की तरह है, इन दोनों चीज़ों को मापना है कि सकल घरेलू उत्पाद के साथ साथ यानी जीडीपी के साथ साथ जीडीएच, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ साथ आपकी हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, ग्रोस डोमेस्टिक हैप्पीनेस होनी चाहिए। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे तभी प्रगति, एक समावेशी प्रगति होगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी ना होकर के इन दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हुए समुचित निष्कर्ष की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, आपको शब्दों पर पर्याप्त ध्यान देना है, ना देने वाली मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट है वो है विषय के अर्थ के विभिन्न आयामों पर ध्यान ना देना। ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम किन किन बातों पर ध्यान देते हैं, किन किन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये हमारी समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को या उस सब्जेक्ट को 1 से 2 आयामों तक सीमित कर देते हैं, उसके 1 या 2 डायमेंशन ही दिखाते हैं, जबकि उसके कई सारे अन्य आयाम हो सकते हैं। ऐसी गलती होने पर निबंध उस पूर्णता तथा उस विस्तार को हासिल नहीं कर पाता जिसकी अपेक्षा उस विषय के अंदर मौजूद थी, ठीक है। जैसे हम एक इसका उदाहरण ले सकते हैं, अच्छी बातें, यहाँ पे अच्छी बातें नहीं, अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, ठीक है, अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह एक ऐसा टॉपिक है जो अर्ध अमूर्त है ना। अमूर्त मैंने बताया था आप लोगों को ना कि जहाँ पे आपको किसी चीज़ का वर्णन करने जैसा सौभाग्य प्राप्त ना हो, और यहाँ पर केवल आपको विचारों के ऊपर बात करनी होती है, भावों के ऊपर बात करनी होती है। तो अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती है, यहाँ पर ये अर्ध अमूर्त है, तो बाड़ें मतलब बाउंड्रीज की बात कर रहा है और अच्छे पड़ोसी बनाती है। तो यहाँ पर इसके जो संदर्भ हो सकते हैं, किन किन या इसके क्या अर्थ हो सकते हैं, वो वही व्यक्ति यहाँ पर बाजी मारेगा जो इसके कई सारे आयामों को पकड़ लेता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी प्रासंगिक आयामों को, डायमेंशंस को वो पकड़ पाता है, उतना ही उसका जो एसे रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। जैसे अच्छी बाड़ें बनने से अच्छे पड़ोसियों में या तो देश भी हो सकते हैं, यानी अगर जो 2 देशों के बीच की बाउंड्री है अगर वो सही है, उनमें कोई तनाव नहीं है, तो उन दोनों देशों के जो संबंध होंगे, 2 निकटवर्ती देश जो होंगे उनके संबंध अच्छे रहेंगे। या फिर इसके दूसरे अर्थ हो सकते हैं, यदि 2 पड़ोसी हैं, ठीक है, और उन दोनों पड़ोसियों के बीच में बाउंड्री है, या फिर 2 दोस्त हैं उनके बीच की बाउंड्री है, यहाँ तक कि पति पत्नी के संबंध को भी इसमें जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो बशर्ते कि वे एक दूसरे को इतना स्पेस देते रहें कि दूसरा व्यक्ति तनाव या दबाव महसूस ना करे, ठीक है। अब कुछ और गहराई में अगर हम चले जाते हैं तो मनुष्य और प्रकृति 2 और चीज़ें हैं, एक मनुष्य है और एक है प्रकृति। ये भी 2 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य और प्रकृति भी अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि मनुष्य अपनी अपेक्षाओं का अनुचित बोझ प्रकृति पर ना डाले और आगे बढ़े। तो मनुष्य के भीतर हम कुछ और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे बुद्धि और मन, ये भी एक दूसरे के पड़ोसी ठहराए जा सकते हैं। और यदि उनके बीच भी बाउंड्री है का मतलब, यदि आपका दिमाग कह रहा है भाई आपको पढ़ना है, लेकिन आपका मन कह रहा है नहीं पढ़ना है, आपका मन कह रहा है कि हमें मूवी देखने जाना है, घूमने जाना है, लेकिन दिमाग कह रहा है भाई नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाएगे, तो दोनों के बीच में एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक बाउंड्री बन गई ना कि हाँ, आपको जब तक कि आपकी जो निहित जो ज़रूरी काम है जब तक वो पूरे नहीं हो जाए, तो मन को इतनी स्वतंत्रता ना दे कि आपके भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर पाए, ठीक है। तो मनुष्य और प्रकृति, बुद्धि और मन, यानी इसके जितने आयाम आप सोच सकते हैं, देशों के अलावा, पड़ोसियों के अलावा, स्टेट्स के साथ में, ठीक है। अब जितने इसके आयाम देने का प्रयास कर सकते हैं, उतना ही आपका जो ऐसे होगा वो ज़्यादा प्रभावशाली दिखेगा। इसी तरह इस विषय की कई अन्य व्याख्याएं भी हो सकती हैं। तो जो विद्यार्थी किसी विषय पर एक रेखीय ढंग से ही, यानी एक ही डायमेंशन पर सोच पाते हैं, वो निसंदेह अपने निबंधों में जान नहीं फूंक पाते। इसीलिए जो भी विद्यार्थी हैं उनको चाहिए कि वे नए नए विषयों पर सोचने का लगातार अभ्यास करें,
उसमें अर्थ का अधिकतम विस्तार क्या हो सकता है, क्या क्या पॉइंट जुड़ सकते हैं, किन किन डायमेंशंस में वो जा सकता है, अपने दिमाग को खोल करके उनके ऊपर विस्तार, जो उनका विस्तार हो सकता है, उसको सोचने की कोशिश करें। हाँ, ध्यान रहे कि कई बार विषय के ऐसे अर्थ भी खुलेंगे जो वस्तुतः अर्थ नहीं, अनर्थ हो जाएंगे, तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। तो और ये ऐसा कैसे संभव होगा? लगातार अभ्यास करने से। जैसे ही आपके सामने कोई भी टॉपिक आता है तो उसके बारे में सोचिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सोचने की कोशिश कीजिए। उसके जितने ज़्यादा आयाम हो सकते हैं उन आयामों पर फोकस कीजिए। किस किस डायमेंशन में हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं उनको सोचने का भरसक प्रयास कीजिए, ताकि आप अपने निबंध को प्रभावशाली बना पाएं। इसके बाद में अगली जो बात है वो है विषय में निहित देश काल विस्तार का ठीक से ग्रहण ना कर पाना। ये भी हमारी सबसे बड़ी चुनौती रहती है। यानी आपसे पूछा गया है प्रेजेंट पे, आपने लिख दिया पास्ट पे और फ्यूचर पे या फिर किसी पास्ट का टॉपिक आप लोगों को दिया है उसके बारे में पूछ ली और आपने लिख दिया प्रेजेंट पे, या फिर पूछा आपसे गया है भारत के बारे में और आपने लिख दिया कहीं और के बारे में, या फिर आपसे किसी देश काल यानी बाउंड्री के बारे में बात ही नहीं की गई है, भारत के संदर्भ में बात ही नहीं है वो, और लेकिन आप भारत को ही उसमें लिखे जा रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो विषय आपको दिया है उसका देश काल विस्तार या समय जो है वो कौन सा दिया है। जैसे इसके 3 निहितार्थ हो सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, जैसे इसको मैं अगर सही से समझाऊं तो ये हो सकता है कि कुछ सीमाएं हम लोग क्या करते हैं, जो भी देश काल की होती हैं वो अपने मन में खुद ही स्थापित कर लेते हैं। वे ना तो विषय में वर्णित होती हैं और ना ही तार्किक रूप से विषय की भाषा से निगमित होती हैं या निकलकर सामने आती हैं। ऐसी सीमाएं प्राय 2 स्तरों पर होती हैं, देश के संदर्भ में और काल के संदर्भ में। देशगत या भौगोलिक विस्तार से हमारा आशय होता है कि विषय है कितने स्थान या भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में आपसे चिंतन की अपेक्षा करता है। और अगर विषय में जैसे कोई शब्द उल्लेख नहीं है या जैसे भारत का उल्लेख नहीं है और ना ही कोई ऐसी तार्किक वजह मौजूद है कि निबंध भारत के संदर्भ में ही लिखा जाए, तो हम अपने निबंध को स्थानगत विस्तार के रूप में बढ़ा सकते हैं और संपूर्ण विश्व तक उसको लेकर जा सकते हैं। भले ही अनुपातिक रूप से हम उसमें भारत को विशेष तरजीह दें, लेकिन उसको विश्व स्तर पर लेकर जा सकते हैं। ऐसे ही समय के संदर्भ में अगर कोई चीज़ नहीं दी गई है तो हम या उसमें वर्तमान, अतीत, 21वीं सदी जैसे या कोई कालगत संदर्भ ना दिया गया है, तो हमें कोशिश करनी है कि काल विस्तार की दृष्टि से भी हमारा जो कैनवास हो, जो हम लिख रहे हैं, वो व्यापक हो। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसे विषय जिसमें ना तो कालगत सीमा है और ना ही देशगत कोई सीमा है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे विषय हो सकते हैं जिसमें ना तो समय की सीमा दी गई है और ना ही देश की। जैसे अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, ये यहाँ पे भी इसमें टाइपिंग एरर है भाई, हिंदी टाइपिंग बड़ी मुश्किल काम है। अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, ठीक है, ये हो गया अमूर्त विषय है। अब अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं का संदर्भ अभी तो मैंने एग्जाम्पल दे करके आप लोगों से बताया था कि अच्छी बाड़ें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं को उसका जो संदर्भ है वो यहाँ पर बाउंड्री लेस है। ठीक है, ना यहाँ पर काल की सीमा है, ना ही किसी देश की सीमा है, ना ही किसी विचार की सीमा है। आप किसी भी एंगल से किसी भी आयाम जोड़ते हुए इसको लिख सकते हैं। अगला जैसे है फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है, या फिर किसी को अनुदान देने से उसके काम में हाथ बटाना बेहतर है। अब ऐसे निबंधों को लिखते समय केवल भारत और वर्तमान काल तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया तथा भूत, वर्तमान और भविष्य के संदर्भ लेते रहना चाहिए। जिन भी विषयों का अंत आप ऐसे देखते हो या ऐसी कोटेशन से देखते हो जिसमें ना देश का संदर्भ है ना ही समय का संदर्भ है, तो वहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि केवल उनमें उलझना नहीं है, आप उनको विस्तार दे सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ऐसे विषय जिसमें देश काल की सीमा या परिधि का स्पष्ट संकेत दिया गया है। ठीक है, यानी कुछ ऐसे भी निबंध आप लोगों को मिलेंगे जैसे भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक। अब यहाँ पे देश के बारे में बताया है, देशगत परिधि है किसके बारे में है, भारत के बारे में है। ठीक है, अब निबंध में सिर्फ भारत का संदर्भ लिया जाना चाहिए, अन्य देशों का नहीं।
अब काल का तो स्पष्ट संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हो इसको तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ की बात कर रहा है। इस विषय का जो विवेचन है वो वर्तमान संदर्भ में कहा गया है, ठीक है। तो आप लोग जब इसको लिखें तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या है, वर्तमान के बारे में चीज़ें पूछ रहा है। तो आप लोगों को वर्तमान की जो स्थिति है उसी को केंद्र में रखते हुए आप लोगों को लिखना है। हाँ, अगर आप आज के संकट को जो आर्थिक है या नैतिक है जोड़ करके आप देख रहे हो उसको भविष्य से या फिर इतिहास से थोड़ा जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई एक और ऐसे मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि क्या नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने हमारे देश की समृद्धि को मंथर बना दिया था। अब यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पर जो पूछा गया वो है हमारे देश, एक शब्द है यहाँ पे ना, हमारे देश। जो हमारे देश शब्द युग्म है तो इसका मतलब क्या है, हमारे ही देश के बारे में बात कर रही है। और उसमें एक शब्द था लास्ट में कि हमारे देश की समृद्धि को मंथर बना दिया था, बना दिया था। तो ये कहाँ पर है, पिछले काल के संदर्भ में बात कर रहा है, यानी पास्ट के बारे में कहीं बात की जा रही है। तो हमें वर्तमान या भविष्य पर नहीं, सिर्फ भूतकाल पर चर्चा करनी है, और वह भी सिर्फ आज़ादी मिलने के समय से अभी तक के कालखंड पर, ठीक है। किस पर फोकस करना था, वहाँ पे पास्ट वाले सेन पे फोकस करना था, भूत पे फोकस करना था। और कहाँ से जो आज़ादी मिलनी हमें कब, 1947 से आज तक का जो संदर्भ है वही आप लोगों को लिखना था। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है भारत के सम्मुख आर्थिक संकट की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने वर्तमान संदर्भ की और अपने देश के बारे में जो संकट उत्पन्न हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। अब इसको लिखने की, जैसे मैं एक उदाहरण मुझे यहाँ पर याद आ रहा है कि जब आप अपना ऐसे लिखें तो आप क्या कर सकते हैं, किसी पोएम, किसी घटना या फिर किसी समाचार पत्र की जो हेडिंग्स हैं उनसे शुरू कर सकते हैं। ये जब मैं रूपरेखा आप लोगों से बनवाऊंगी तब मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे भारत के सम्मुख जो संकट है वो नैतिक है या आर्थिक, नैतिक और आर्थिक दोनों आप लोगों को लिखनी है। अब ऐसे में आप क्या लिख करेंगे, जैसे एक लाइन है, एक और किसान मर गया, मरने के पहले वह बैंक के दरवाजे खटखटा रहा था। एक और किसान मर गया, मरने से पहले वह बैंक का दरवाजा खटखटा रहा था। अब इन पंक्तियों से आप लोगों को क्या समझ में आया, इन पंक्तियों से आप लोगों को समझ में ये आया होगा कि एक ऐसी बात की जा रही है कि देश के सामने आर्थिक और नैतिक दोनों ही संकटों की बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पर एक इंसानियत जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, और कभी कभी ये संकट जो है इतने गहरे तौर पर घुले मिले हुए दिखाई देते हैं कि दोनों को अलग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यानी एक और किसान मर गया, मतलब मरने के पहले वह बैंक के दरवाजे खटखटा रहा था, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो बैंक से लोन लेने गया था या ज़रूरत के लिए बैंक के पास गया था, ठीक है। तो ये उस स्थिति की तरफ में संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले बात करें कि नैतिक संकट, तो देश के सामने तमाम बहुत सारी नैतिक चुनौतियां हैं, जैसे विभिन्न, भारत में क्या है, समाज में विभिन्न स्तरों पर विभेदीकरण है, छुआछूत है, जातिवाद है, स्त्री उत्पीड़न है, धार्मिक रूढ़िवादिता है, नीतिगत निर्णय लेने में देरी है, प्रशासनिक नैतिकता की कमियां हैं, पर्यावरणीय नैतिकता का अभाव है, समाज के मूल्यों में ह्रास दिखाई दे रहा है। इन सभी तरीकों से आप क्या कर सकते हो, नैतिक संकटों की शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब नैतिकता के बारे में जो जितने भी हमारे जो महान रहे हैं लोग, जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, जैसे दयानंद सरस्वती जी हैं, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर हो गए हैं, विवेकानंद जी हैं, इन सब के जो विचार हैं वो क्या कह रही हैं। या फिर कोई क्राइम रिपोर्ट आई है, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, वो क्या कहती है कि महिलाओं के साथ इतने सारे रेप हो रहे हैं, या दिल्ली को तो रेप कैपिटल का दर्जा तक दे दिया गया है, ठीक है, निर्भया का केस हुआ है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग क्या देख रहे हैं, या फिर महिलाओं के साथ में हिंसा हो रही है, तो ये एक नैतिकता का संकट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप लोग अपना जो ऐसे है वो लिख सकते हैं। तो ऐसे विषय जिसमें देश काल की सीमा या परिधि का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है, तो उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर भारत के सम्मुख है, तो भारत के सम्मुख की हमने बात की, देश काल हो गया भारत, और नैतिकता और आर्थिक, यहाँ पर दो बातों की तरफ ज़्यादा जोर देना है। शब्दों का आप लोगों को सटीक अर्थ निकालना है, और उन्हीं का अर्थ निकालते हुए आपको अपना ऐसे लिखते हुए चलना है।
इसके बाद में जैसे जो तीसरी चुनौती है वो उन विषयों को लेकर आती है कि ऐसे विषय जिसमें देश काल का जो संदर्भ है वो अस्पष्ट हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जहाँ पर जिनमें आपको अपने विवेक से परिधि तय कर लेनी चाहिए। जब आपको ऐसे विषय मिले जहाँ पर देश काल का संदर्भ अस्पष्ट हो, जैसे क्या स्टिंग ऑपरेशन निष्ठा पर प्रहार है। ठीक है, जो स्टिंग ऑपरेशन है वो क्या निष्ठा पर प्रहार है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भले ही यहाँ पर देश काल की परिधि नहीं दी गई है, लेकिन ये कुछ हालिया घटनाओं से संबंधित हो सकता है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को कई सारे विषय मिल जाते हैं, यहाँ पर आपका डायमेंशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। अब इसमें राष्ट्रीय चिंताएं तो हैं स्टिंग ऑपरेशन से, लेकिन इसको आप वैश्विक स्तर पर भी जोड़ करके दिखा सकते हैं अपने ऐसे में। और ये समस्याएं कम या ज़्यादा अनुपात में लगभग पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं या उपस्थित हैं, व्याप्त हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 70 से 75% की जो चर्चा होगी, 70 to 75% आपकी जो चर्चा रहेगी वो भारत के संदर्भ में रहे, और जो बाकी है यानी 30 या 25 के बीच की जो आपका रेशो रहेगा, आप उसमें विश्व के उदाहरणों से भी जोड़ते हुए चल सकते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय चिंताएं तो आपकी झलकेंगी, साथ ही वैश्विक स्तर पर जो आप लोग उसका विस्तार दे रहे हैं वो भी आपका जो एग्जामिनर होगा उसको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। या फिर आपसे पूछा जाए जैसे क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता हुआ स्तर युवाओं के हित में बनना चाहिए या बनाना चाहिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किसकी बात कर रहे हैं। जो वर्तमान समय पे क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता हुआ स्तर, आज बढ़ रहा है कंपटीशन, ठीक है, और कंपटीशन बढ़ रहा है तो बच्चों पे प्रेशर बढ़ रहा है। आप लोग देख रहे होंगे नीट की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान कोटा में सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो प्रेशर है वो नहीं झेल पा रहे हैं, परीक्षाओं का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं, माता पिता की जो उम्मीदें हैं वो नहीं झेल पा रहे हैं, या फिर उनका जो दबाव है वो नहीं झेल पा रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रतिस्पर्धा है वो कहीं ना कहीं युवाओं के हित को नुकसान पहुंचाने वाली भी साबित हो रही है। तो इसके ऊपर बात की जा सकती है। तो ये क्या है, वर्तमान का संदर्भ में आप लोगों को अपना ऐसे लिखना है, और वर्तमान संदर्भ से जोड़ते हुए पिछले समय में कुछ हुई घटनाओं का आप जिक्र कर सकते हो, या उसका भविष्य क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकते हैं। आप उन चीज़ों पर भी यहाँ पर तैयारी अपनी रख सकते हो, उन चीज़ों पर भी जोर कर सकते हो, ताकि आपका जो ऐसे है वो बहुत ही बेहतरीन तौर पर दिखाई दे। तो ये हमारी होगी पहली चुनौती। अब जो दूसरी जो चुनौती है वो होगी हमारी विषय से जुड़े हुए बिंदुओं को खोजने की। तो ये जो टॉपिक रहेगा हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास ऑलरेडी लगभग आधे घंटे की हो गई है। तो कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, विषय से जुड़े बिंदुओं को खोजने की जो समस्या है वो कैसे दूर की जा सकती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। टेलीग्राम चैनल है त्रिदिशाएं क्लासेस के नाम से ही, ठीक है, तो त्रिदिशाएं क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर एक डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है, ठीक है, तो डिस्कशन जो ग्रुप है हमारा, वहाँ पर मैं आप लोगों का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही जो सार लेखन से संबंधित हमने क्लासेस की है, संक्षेपण वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया है, उसकी प्रैक्टिस सेट भी जैसे हर रोज़ मैं आप लोगों को देती थी कि एक एक आप लोगों को करना है। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है वो लोग उसे ज़रूर देखें, और उसकी पीडीएफ भी मैंने अवेलेबल करा दी है। आधी मतलब पार्ट 1 उसका पीडीएफ दे दिया है, पार्ट 2 कल तक अवेलेबल हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो उसकी खुद भी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद में जो आपको सही लगे वो उसका फ़ोटो खींच करके या लिख करके, जो भी आप करना चाहें वो आप डिस्कशन ग्रुप पे डाल दीजिए, मैं चेक कर दूँगी, और चेक करने के बाद में जो भी आपकी गलतियाँ रहेंगी वो आप लोगों को पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगेन हैप्पी होली, आप लोगों को हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं आपकी उज्जवल भविष्य के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।